मंडप का माहौल वैदिक मंत्रों की गूंज और शादी की सहनाइयों की मीठी तानों से महक रहा था। आलोक और नमिता के फेरों की रस्म पूरे जोर शोर से चल रही थी। पंडित जी एक एक वचन का अर्थ समझाते हुए अग्नि में आहुतियां डाल रहे थे। रिश्तेदारों की भीड़ जहां जिसे जगह मिली, कुर्सियों पर या फिर बिछे हुए गद्दों और दरी पर बैठी हुई थी। चारों तरफ हंसी मजाक, चुहल और रस्मों की चहल पहल थी। लेकिन इस सारे शोरगुल के बीच दो आंखें ऐसी थीं जो भीड़ में रहकर भी एक दूसरे से छुपकर बहुत कुछ कह रही थी। विनोद की नजर रह रहकर दरी पर बैठी आरती पर जा टिकती थी। उसे लग रहा था कि आरती भी नजरें चुराकर उसी की तरफ देख रही है। आज की आरती में 10 साल पहले वाली आरती का कोई नामो निशान नहीं था। उस आरती में एक अल्हड़पन था, एक बचपना था, जरा सी बात पर रूठ जाने की आक्रामकता थी। लेकिन आज आज वो शांति से अपने दो बच्चों को संभालने में जुटी थी। रात गहरा रही थी और शादी के लंबे कार्यक्रमों से थके मांदे दोनों बच्चे उसकी गोद में सिर रखे सो रहे थे। विनोद ने मन ही मन सोचा, ये वही आरती है जो कभी अपनी साड़ी पर एक सिकुड़न भी बर्दाश्त नहीं करती थी। आज बच्चों के सिर उसकी साड़ी पर रखे हैं, सिलवटें पड़ रही हैं, पर उसे अपनी साड़ी की नहीं, बच्चों की परवाह है। आरती का चेहरा मासूम तो आज भी लग रहा था, लेकिन उस मासूमियत के पीछे बेचारगी, थकान और एक अनकहा दर्द साफ झलक रहा था। विनोद अभी अपने ख्यालों के भंवर में और गहरा उतरता कि तभी उसके 7 साल के बेटे ने आकर उसकी कमीज खींची। पापा, मुझे बाथरूम जाना है। विनोद चौंक कर पुरानी यादों से बाहर आया। उसने बेटे का हाथ थामा और अंदर कमरे की तरफ बढ़ गया। रास्ते में कमरे के खुले दरवाजे से आरती की नजर भी विनोद पर पड़ी। उसने देखा, कमरे में पलंग पर विनोद की दूसरी पत्नी आराम से सो रही थी। आरती के मन में अनायास विचार आया, इतनी भारी भरकम काया, इससे सोने और आराम फरमाने के अलावा कोई और काम की उम्मीद की भी कैसे जा सकती है। विनोद के जाने के बाद आरती भी यादों के उसी पुराने गलियारे में भटकने लगी। ये वही विनोद था ना, जो कॉलेज के दिनों में और फिर शादी के बाद भी आरती के कुछ भी खाते समय टोक दिया करता था। अरे इतना मत खाओ, मोटी हो जाओगी। जरा सोचो, मोटी होकर तुम कैसी लगोगी। और फिर उसका वो बेपरवाह ठहाके मारकर हंसना। आरती को उस वक्त कितना गुस्सा आता था। दोनों के बीच तलाक को 10 लंबे साल गुजर चुके थे। रिश्ता तो बुआ जी की ननद के बेटे का था, लेकिन जुड़ाव कॉलेज में हुआ था। कॉलेज की मुलाकातें धीरे धीरे प्यार में बदलीं। बुआ के घर अक्सर आना जाना था ही, तो दोनों परिवारों ने भी हंसते हंसते इस शादी को मंजूरी दे दी थी। सपने बड़े थे, आंखें चमकदार थीं। शादी के कुछ ही समय बाद विनोद की नौकरी हैदराबाद में लग गई। एक नए शहर में आरती के लिए वक्त काटने का कोई जरिया नहीं था। वो दिन भर घर में अकेली बोर होती। उधर विनोद पर अपनी नई नई नौकरी में खुद को साबित करने का भारी दबाव था। उसकी व्यस्तता और तनाव बढ़ता चला गया। आरती चाहती थी कि विनोद उसे वक्त दे, घुमाने ले जाए, पर विनोद काम से थककर घर लौटता तो केवल शांति चाहता था। जब अकेलापन बर्दाश्त से बाहर होने लगा, तो आरती ने बार बार दिल्ली अपने मायके जाने की जिद पकड़ी। लेकिन बार बार हैदराबाद से दिल्ली आने जाने की हवाई या ट्रेन की टिकटों का खर्च और ऊपर से घर के बाकी खर्चे विनोद की सीमित तनख्वाह पर भारी पड़ने लगे। पैसों और वक्त की किल्लत से तनातनी शुरू हुई। छोटी छोटी बातें जो बातचीत से सुलझ सकती थीं, अहंकार की भेंट चढ़ने लगी। एक दिन गुस्से में आकर आरती ने अपना सामान बांधा और दिल्ली अपने मायके आकर बैठ गई। उसने सोचा था विनोद उसे मनाने आएगा, लेकिन विनोद के अंदर के पौरुष अहंकार ने उसे रोक दिया। फिर शुरू हुआ आरोपों और प्रत्यारोपों का वो दौर, जिसने प्यार की बची खुची गुंजाइश को भी राख कर दिया। अब बात बातचीत से निकलकर परिवारों की इज्जत पर आ गई। दोनों कम मिलते थे, पर फोन पर धमकियों का दौर जारी था। आरती के माता पिता ने केवल विनोद के परिवार को डराने के लिए वकील के जरिए तलाक का नोटिस भिजवाया। लेकिन विनोद के घर वालों ने भी अपनी झूठी शान में पीछे हटना नहीं सीखा। उन्होंने भी कानूनी लड़ाई का रास्ता चुन लिया।
कोर्ट कचहरी के उस बुरे दौर को याद करके आज भी आरती के रोंगटे खड़े हो जाते थे। तलाक की बहसों के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने एक दूसरे पर ऐसे ऐसे नीच और झूठे इल्जाम लगाए कि कटघरे में खड़े विनोद और आरती अपनी ही नजर में शर्म से झुक जाते थे। वे चीख कर कहना चाहते थे, रुक जाओ, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वकीलों की फीस और घर वालों की झूठी नाक के आगे उनकी अपनी आवाज घुट कर रह गई। जिस दिन कोर्ट ने तलाक के फैसले पर मुहर लगाई, उस दिन विनोद और आरती दोनों अंदर से टूट चुके थे। वे खुद हैरान थे कि सिर्फ थोड़े से गुस्से, संवाद की कमी और घर वालों के झूठे अभिमान के कारण उनका हंसता खेलता जीवन कहाँ आकर खत्म हो गया। सच तो ये था कि दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार का सोता कभी सूखा ही नहीं था। लेकिन कड़वी सच्चाई ये थी कि अब वे पति पत्नी नहीं रहे थे। समय बीतता गया, घाव भले न भरे हों, पर उन पर वक्त की धूल जम गई। दोनों के घर वालों ने जिद करके समाज की दुहाई देकर दोनों की दूसरी शादियां करवा दी और आज पूरे 10 साल बाद दोनों बुआ जी की पोती नमिता की शादी के मौके पर एक ही छत के नीचे मौजूद थे। विनोद जब बेटे को बाथरूम करवा कर लौटा तो उसकी नजर फिर आरती पर पड़ी। उसने देखा कि आरती अपने मायके के लोगों के बीच बैठी होने के बावजूद बार बार साड़ी का पल्लू अपने सिर पर खींच रही थी। विनोद के चेहरे पर एक उदास मुस्कान आ गई। उसे याद आया, ये वही आरती है जिसने हैदराबाद में जब विनोद के मामा जी घर आए थे तो विनोद के बार बार कहने पर भी साड़ी पहनने से साफ इनकार कर दिया था। उसने सूट पहना था और तुनक कर बोली थी, साड़ी में तो मेरा दम घुटता है, मुझे सांस भी नहीं आती। और आज आज वो न सिर्फ भारी बनारसी साड़ी पहने हुए थी, बल्कि अपनी मर्जी से बार बार सिर ढक रही थी और बिना किसी शिकायत के 2 बच्चों को संभाल भी रही थी। परिस्थिति ने उस चंचल लड़की को कितना बदल दिया था। विनोद को वे पुरानी मीठी यादें अंदर तक कचोटने लगी। आरती के चेहरे पर जो एक अजीब सी लाचारी और बेचारगी थी, विनोद चाहकर भी उसे दूर नहीं कर सकता था, क्योंकि अब उसका उस पर कोई हक नहीं रह गया था। तभी पंडित जी की मंत्रोच्चार की गंभीर आवाज के बीच एक कड़क और चिड़चिड़ी आवाज गूंजी, अरे इस अंशु को संभालो, मुझे तंग करके रख दिया है इसने। कभी कहता है टॉयलेट जाना है, कभी कहता है उल्टी आ रही है, देखो इसे क्या बीमारी हो गई है। आरती ने मुड़कर देखा, ये विनोद था जो अपने बेटे पर झुंझला रहा था। आरती का दिल पसीज गया। ये वही विनोद था जो हैदराबाद में टीवी पर क्रिकेट मैच देखते वक्त अगर आरती कुछ बोल भी देती थी तो भड़क उठता था। वो अपनी शांति में जरा सा भी दखल बर्दाश्त नहीं करता था। और आज वो रिश्तेदारों की इस भीड़ के बीच सबके सामने चुपचाप अपने रोते हुए बेटे को गोद में बिठाकर उसके गंदे कपड़े बदल रहा था। आरती को याद आया कि कभी उसका जरा सा ऊंचा बोलना भी विनोद को बर्दाश्त नहीं होता था, और आज उसकी दूसरी पत्नी कमरे में खर्राटे ले रही थी और विनोद अकेले बच्चे की उल्टी साफ कर रहा था। लेकिन आरती को विनोद पर गुस्सा नहीं आया। उसके दिल में विनोद के लिए केवल और केवल दया और हमदर्दी उमड़ रही थी। तभी आरती के बड़े भाई उमेश भैया मंडप से थोड़ा दूर गए। वहां एक कुर्सी पर बैठा हुआ एक आदमी बेपरवाही से सिगरेट के कश खींच रहा था। वो कोई और नहीं, आरती का दूसरा पति था। उमेश भैया ने झिझकते हुए कहा, जीजा जी आप प्लीज फेरों के समय यहाँ बैठकर सिगरेट मत पीजिए। पंडित जी ने कहा है कि पूजा में धुआं और बदबू आ रही है, मना किया है। आरती के पति ने उमेश भैया को एक जहरीली नजर से देखा। उसने सिगरेट का अधजला टुकड़ा फर्श पर पटका, उसे जूते से कुचला और गुस्से में भुन भुनाता हुआ बिना कुछ कहे वहां से उठकर चला गया। विनोद ये सब देख रहा था। उसकी आंखें आरती से मिली। विनोद के जहन में एक पुरानी घटना कौंध गई। हैदराबाद के शुरुआती दिनों में जब विनोद ने एक रात अपने दोस्तों के साथ 2 कश सिगरेट के मार लिए थे और घर लौटा था तो आरती ने पूरा घेर सिर पर उठा लिया था। उसने कहा था, मुझे सिगरेट की बदबू से सख्त नफरत है। उस रात विनोद के 10 बार ब्रश करने के बाद भी आरती ने उसे चाय एक अलग डिस्पोजल गिलास में दी थी ताकि उसके अपने कप में सिगरेट की गंध न आए। और आज उसका पति सबके सामने धार्मिक अनुष्ठान में सिगरेट पी रहा था और आरती लाचार होकर केवल नीची नजरें किए ये सब सह रही थी। अचानक पंडित जी का स्वर ऊंचा हुआ, अब दूल्हा और दुल्हन दोनों एक दूसरे को 7 वचन दें।
किसी भी परिस्थिति में, सुख में या दुख में आप दोनों एक दूसरे का साथ निभाएंगे और एक दूसरे के मान सम्मान की रक्षा करेंगे। अब फेरे संपन्न हुए। कुल के बड़े बुजुर्ग आए और नवदंपति को आशीर्वाद दें। शहनाई का सुर तेज हो गया, पटाखे फूटने लगे। लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से पंडाल गूंज उठा। भीड़ की इस हलचल के बीच विनोद और आरती की निगाहें एक बार फिर आपस में टकराईं। इस बार उन निगाहों में कोई शिकायत नहीं थी, कोई पुराना गुस्सा नहीं था तो सिर्फ एक असीम खालीपन। फेरे संपन्न होने के बाद विनोद जब अपने रोते हुए बच्चे को सुलाने के लिए अंदर कमरे की ओर ले जा रहा था, तो रास्ते के गलियारे में आरती बच्चों के खिलौने समेट रही थी। विनोद वहां रुका। आसपास कोई नहीं था। विनोद ने धीमी कांपती आवाज में पूछा, आरती, तुम अब खुश हो? आरती रुक गई। उसने विनोद की तरफ देखा। उसकी आंखों में पानी तैराया, लेकिन होठों पर एक बहुत ही फीकी दर्द भरी मुस्कान उभर आई। उसने जुबान से एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसकी एक खामोश मुस्कान और बहते आंसू ने विनोद को सब कुछ बता दिया कि वो खुश नहीं है। वो बस अपनी जिंदगी जी नहीं, काट रही है। आरती ने अपनी आंखें पोंछी और पलटकर विनोद की आंखों में झांका। उसकी आवाज में भी एक भारीपन था। और तुम खुश हो विनोद? विनोद ने एक लंबी ठंडी सांस ली। उसने कमरे की तरफ देखा जहां उसकी पत्नी सो रही थी, फिर अपने गोद में सोए हुए बेटे को देखा। उसने बहुत ही आहिस्ते से कहा, एक गलती का पश्चाताप करने का परमात्मा ने मुझे मौका दिया है आरती, और मैं बस वही पश्चाताप कर रहा हूँ। जो धैर्य और समझदारी मुझे तुम्हारे साथ दिखानी चाहिए थी, वो मैं अब यहाँ दिखा रहा हूँ। लेकिन इस सब में दिल कहीं नहीं है। तभी अंदर मंडप से पंडित जी की अंतिम घोषणा की आवाज आई, मंदिरों की साक्षी में अग्निदेव के समक्ष अब आप दोनों 7 जन्मों के लिए पति पत्नी हुए। उधर नए जोड़े के आसपास रिश्तेदारों की चुहलबाजी, हंसी ठिठोली और बधाइयों का दौर जारी था। एक शुभ विवाह सफलता के साथ संपन्न हो चुका था, लेकिन मंडप के एक अंधेरे कोने में खड़े विनोद और आरती जानते थे कि 10 साल पहले जो एक अशुभ निर्णय उन्होंने जल्दबाजी और अहंकार में लिया था, उसकी कीमत वे दोनों 7 जन्मों तक अपने अपने बेमेल रिश्तों में घुट घुट कर चुकाते रहेंगे। उन दोनों का प्यार मरा नहीं था, लेकिन वो अब एक ऐसा अधूरा खत बन चुका था जिसे वक्त कभी पूरा नहीं लिख सकता था। दोनों ने एक दूसरे को आखिरी बार देखा और चुपचाप अपनी अपनी अधूरी दुनिया में वापस लौट गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।